हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट एंड केवीएस के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक प्रमुख उदाहरण है। हमें ये बताना है कोयला किस प्रकार का सेल है, किस प्रकार का चट्टान है, किसका एक प्रमुख उदाहरण है। आग्नेय शैल, रूपांतरित सेल, परतदार सेल या फिर उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, ये सेल के प्रकार है। तो कोयला जो है वो किस चट्टान, कौन सा चट्टान है, परतदार। यानी कि अलग अलग जो सेल होते हैं वो बहकर, टूटकर, फूटकर, कैसे भी जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और वैसे ही अलग अलग किस्म के जो सेल होते हैं, पत्थर होते हैं, वो जाके इकट्ठा होते जाते हैं, परत दर परत उनकी बनती जाती है। और फिर वो क्या होते हैं, एक अलग ही प्रकार के चट्टान बन जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परतदार चट्टान। तो कोयला वैसा ही एक परतदार चट्टान का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन सा वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो वैक्सीनेशन से सही नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन है मधुमेह, पोलियो, काली खांसी, चेचक। तो पोलियो का आप लोगों ने देखा हो, क्या होता है, वैक्सीन लगता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, काली खांसी भी वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। चेचक के लिए भी वैक्सीनेशन लगता है। लेकिन जो मधुमेह रोग है, मधुमेह को हम डायबिटीज, शुगर भी कहते हैं, तो इसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन से इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बल्कि इसके लिए हमें क्या, मेडिसिन आते हैं या फिर हमें कुछ कंट्रोल आइटम्स, फूड आइटम्स खाने होते हैं। जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, शुगर मना होता है, चीनी खाना मना होता है, आलू। तो ऐसे ही मधुमेह जो एक रोग है उसका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, उसको हम वैक्सीनेशन के द्वारा हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है। हमें ये बताना है दशहरा पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है। ढाक, पीपल, खेजड़ी या अशोक। तो जो खेजड़ी का वृक्ष है, इसकी पूजा लोग दशहरे पर, कहाँ के लोग, राजस्थान के लोग। राजस्थान के जो लोग हैं वो दशहरे पर किसकी पूजा करते हैं, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी की वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा देश है जहां तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा की तरह बोला जाता है। म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर। तो जो म्यांमार है, म्यांमार की भाषा कौन सी है, बर्मी भाषा है। बर्मी भाषा यहाँ बोली जाती है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में बहासा भाषा बोली जाती है। मॉरिशस, मॉरिशस के लोग क्रियोल भाषा एक है वो बोलते हैं। और मॉरिशस में दूसरी जो भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा, वो भोजपुरी बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ सकता है कि भोजपुरी कहाँ की प्रमुख भाषा है। तो जो मॉरिशस है वहाँ क्रियोल और भोजपुरी बोली जाती है। क्रियोल एक भाषा का नाम है, इसके अलावा वहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है। जो सिंगापुर है, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ मलय भाषा बोली जाती है। और मलय के साथ साथ तमिल भी यहाँ बोली जाती है। तमिल भी यहाँ की कौन सी भाषा है, प्रमुख भाषा है। तमिल भी यहाँ बोली जाती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंगापुर की प्रमुख भाषा क्या है, तमिल। तमिल भी वहाँ सिंगापुर में बोली जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राज असम में और रुबीना हिमाचल में रहती हैं। दोनों एक जैसे घरों में रहते हैं, जिसमें हमें ये बताना है, एक लड़का है राज, वो कहाँ रहता है, असम में रहता है। और एक लड़की है रुबीना, वो कहाँ रहती है, हिमाचल में रहती है। तो दोनों की घरों में, दोनों के जो घर है उसमें कुछ समानता है, मीन्स की सिमिलैरिटी है दोनों के घरों में। तो किस प्रकार की सिमिलैरिटी है, खिड़की का प्रकार,
क्या उन दोनों के घर की खिड़की का प्रकार एक जैसा है, या फिर अ, मंजिल से ऊंचाई, मंजिल की ऊंचाई, दीवारों का रंग, या तिरछी छत का। तो जो असम के घर होते हैं और जो हिमाचल के घर होते हैं, दोनों के छत कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं, ऐसे तिकोने टाइप के होते हैं, कॉनिकल शेप जिसे हम कहते हैं, कॉनिकल शेप में होते हैं। उनके छत कैसे होते हैं, ऐसे ढलाऊ होते हैं, ऐसे छत होते हैं उनके। तो दोनों के घर कैसे हैं, तिरछे छत वाले हैं। क्यों? क्योंकि असम में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश का पानी छत पर रुके नहीं, इसलिए क्या होता है, तिरछा होता है, ताकि स्लोप से पानी नीचे गिर जाए। और जो हिमाचल के लोग, हिमाचल का जो घर होता है, वहां भी, हिमाचल में भी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, बारिश होता है, तो इस वजह से वहां के भी घर कैसे होती है, तिरछी स्लोप वाली होती है, स्लोप वाली होती है, ताकि उस पे पानी या बर्फ रुके नहीं, वो नीचे चला जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तिरछी छत होती है दोनों एक घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग एक प्रकार का फेस्टिवल है। लोसांग उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, हमें ये बताना है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या केरल? तो जो सिक्किम है, यहाँ क्या मनाया जाता है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भाई जनवरी में ही मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ क्या है, मकर संक्रांति मनाई जाती है, किसी के यहाँ लोहरी मनाई जाती है, इसके अलावा और भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो वैसे ही सिक्किम में जनवरी में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये सीटेट में बार बार पूछा भी जाता है। तो ऐसा कौन सा जगह है जहां लोगों के रहने के लिए तिकोने टेंट का यूज किया जाता है, उसे हम रेबो कहते हैं, और फिर जानवरों के रहने के लिए स्थान को हम क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख। तो लेह और लद्दाख जो है, वहाँ कैसे घर होते हैं, तिकोने टेंट वाले होते हैं, जिसे हम रेबो कहते हैं, और जानवरों के रहने के लिए जो जगह यूज किया जाता है, उसे हम लेखा कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वे वहां ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, उसे वहां ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसके उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखा, देखे होंगे? एक लड़की है रेहाना, जो कहाँ, उसका घर कहाँ है, शिमला, उसका मीन्स की घर है, और वो वहां से कहाँ जाती है, केरल जाती है। तो शिमला में भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और केरल में भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन जो शिमला में वृक्ष होते हैं, उससे अलग उसे वृक्ष केरल में दिखाई दिए। तो वो केरल में कौन सा वृक्ष देखती है, हमें ये बताना है। तो केरल में सबसे ज्यादा किस चीज की कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ का, नारियल, सेब, या लीची? तो केरल में सबसे ज्यादा नारियल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। केरल के हर घर के आंगन में, ये क्वेश्चन भी आता है कि टैपियोका और नारियल के पेड़ किस राज्य के हर घर के आंगन में देखने को मिलते हैं? ये क्वेश्चन भी सीटेट में बार बार पूछा जाता है। केरल से संबंधित क्वेश्चन बार बार सीटेट में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि नारियल कहाँ सबसे ज्यादा होता है, केरल में। और जो रुबीना लड़की है, रेहाना जो लड़की है, उसने कौन से वृक्ष देखे, नारियल के वृक्ष देखे। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि शिमला में कौन से वृक्ष ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो जो चीड़ का वृक्ष है, ये कहाँ, शिमला में देखने को मिलता है। हमारा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। हमें असत्य कथन सो खोजना है, मीन्स कि इसमें से कौन सा कथन गलत है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये वे वेट लिफ्टर है,
ये बात बिल्कुल सही है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर है, वो क्या वेट उठाती हैं। सेकंड है, ये 12 वर्ष से वेट उठाने का कार्य कर रही हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल सही है। वे कब से ये काम कर रही हैं, 12 वर्ष की जब वो थी तब से ये वो वेट लिफ्टिंग का काम कर रही हैं। थर्ड है, वर्तमान में वे 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। वर्तमान में मीन्स की एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे वो कितना वजन उठाती हैं, 130 किलोग्राम। फोर्थ है, इन्होंने भारत के बाहर 50 से अधिक मेडल जीते हैं। तो ये लाइन हमारा गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि भारत से बाहर उन्होंने अभी तक 29 से अधिक मेडल्स जीते हैं, 29 मेडल्स जीते हैं। तो ये हमें यहाँ क्या बताना था, असत्य कथन बताना था। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, हमें ये बताना है ऐसे कौन से वृक्ष पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। तो हमें ये बताना है कौन से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सभी पौधे द्वारा, सभी जंतुओं और पौधे द्वारा, तो जंतुओं द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं किया जाता है, ना ही वायरसों द्वारा किया जाता है। तो सभी पौधे या सभी हरे पौधों द्वारा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा। क्यों, क्योंकि हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है, उनके पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वही पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें हो सकती है, तो सभी हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ईवीएस में मानचित्र कौशल, हमें ये बताना है कि हम ईवीएस में बच्चों को मानचित्र पढ़ाते हैं, मानचित्र के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत, तो हम आखिर उनको मानचित्र कौशल क्यों विकसित करना हमें बच्चों के अंदर। पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करना, हमें बच्चों में ईवीएस जो है वो किस क्लास में पढ़ाया जाता है, 3rd to 5th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो अभी हमें बच्चों में गणना कौशल के लिए हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, ना कि ईवीएस में मानचित्र के द्वारा हम बच्चों को गणना कौशल सिखाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लैंड लैंडस्केप खींचने का कौशल, ये ऑप्शन में हमारा गलत हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कौशल, हम बच्चों को रिकॉर्ड करना सिखाएंगे, मीन्स कि कितना मेजरमेंट से रिलेटेड है, ये मेजर करना सिखाएंगे, तो ये ऑप्शन में हमारा गलत हो जाएगा। हमें बच्चों को बस थोड़ा सा जानकारी देना है, ताकि बच्चों को जो दिशा है उन सब की जानकारी हो जाए कि कैसे, जैसे कि मैप में क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। हमें बच्चों को बस यही सिखाना है, जो भी दिशा वो सीख लें, और क्या, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करना, कौन सा स्थान कहाँ है, बस ये बच्चे सीख ले। जैसे कि अगर पूछा जाए दिल्ली कहाँ है, बिहार कहाँ है, तो बच्चे बता दें कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बस हमें उतना ही ईवीएस में बच्चों को सिखाना है। हमें उनमें गणना की कौशल या फिर बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट वगैरह नहीं सिखाना है उनको। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे बनाता है। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी, आपके घर में जो अलमारी है उनके ऊपर बना देता है, या फिर आईना रखा होता है उसके पीछे बना देता है। अगर आप गांव में गए होंगे और घरों को देखे होंगे, तो वहाँ पक्षियाँ अपना घोंसला शीशे के पीछे या फिर अलमारी के ऊपर या फिर खिड़कियों पे कहीं भी अपना घोंसला बना लेती हैं। तो वो कौन सी पक्षी है, हमें ये बताना है। कौवा, गौरैया, कोयल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गौरैया है, गौरैया क्या करती है, अपना घोंसला, क्योंकि वो बहुत छोटी सी चिड़िया होती है और वो अपना घोंसला कहीं भी, वो घर में ही इधर उधर घूमती रहती है, और अपना घोंसला घर में कहीं भी शीशे के ऊपर या फिर अलमारी के ऊपर बना लेती है। गौरैया को हम घर की चिड़िया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये घर में ही रहती है ज्यादातर, इसे हम घर की चिड़िया कहते हैं। तो पक्षी से भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। जो एयर पॉल्यूशन है उसका उदाहरण कौन सा है, हमें ये बताना है। धुआं और कुहासा,
तो धुआं से भी पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण धुआं से बहुत ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन सही है। वाहनों से निकलने वाली गैस, ये ऑप्शन भी सही है। वाहन से जो गैस निकलते हैं वो भी धुआं के रूप में ही निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये भी सही है। जलती हुई लकड़ी से क्या निकलता है, लकड़ी जो जलती लकड़ी है उससे जो गैस निकलता है वो भी वायु प्रदूषण में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। तो उपरोक्त सभी, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सारे ही चीजों से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, जो ईवीएस के बुक हैं तो उसमें भाषा कौन सी होनी चाहिए, जो भाषा उसमें यूज की जा रही है वो कौन सी भाषा होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। कभी भी भाषा कठिन होगी तो बच्चे उसे समझ नहीं पाएंगे। हमें ऐसी भाषा रखनी चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ सके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, हमें ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बहुत ज्यादा परिभाषाओं पर बल नहीं देना है, हमें बच्चों को ऐसी भाषा रखनी चाहिए जो बच्चा आसानी से समझ सके। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तकनीकी भाषाएं भी नहीं यूज करना है हमें। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हमें ये बोला भी जाता है, एनसीएफ में ये लिखा भी है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हमें मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, और उनके जो बुक्स हैं, बुक वगैरह भी उनके कैसे होने चाहिए, और ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से मिलती जुलती हो। तो हमें उसकी भाषा कैसी रखनी चाहिए, उनके बुक्स की, ईवीएस की, तो भाषा कैसी, सरल होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। जो बच्चा डेली यूज करता है, जो बच्चा भाषा बोलता है, उस भाषा में उनकी पुस्तकें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जलीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो जलीकट्टू एक त्योहार है, जलीकट्टू, जो कब मनाया जाता है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। जनवरी के सेकेंड वीक में, यानी कि 15 जनवरी को इस बार मनाया गया जलीकट्टू। जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है ये। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, लोहरी मनाई जाती है, सिक्किम में क्या लोसांग त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही तमिलनाडु में जलीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, बैल और इंसान की प्रतियोगिता होती है, बैल और इंसान के बीच लड़ाई की प्रतियोगिता होती है। वहाँ के जो किसान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो तमिलनाडु के किसान होते हैं, वो ये प्रतियोगिता करते हैं। इसमें इंसानों और मानव और बैल के बीच क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। इसमें पूछा जलीकट्टू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है। हमें ये बताना है जो कबूतर है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है। पुराने मकान में, पहाड़ों में, पेड़ में, छत में। तो जो कबूतर है वो अपना घोंसला पुराने मकानों में बनाता है। आप अगर देखे होंगे, पुराने जो टूटे फूटे मकान होते हैं उनमें जाएंगे तो कबूतरों की आवाज सुनाई देती है, या फिर कबूतर बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं। तो कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पुराने मकानों में। कबूतर के बारे में एक और बात पूछा जाता है पेपर में कि शांति प्रिय पक्षी किसे कहते हैं। तो जो कबूतर है उसे हम किस पक्षी के नाम से जानते हैं, शांति प्रिय पक्षी भी हम कबूतर को कहते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चिकन करी कला का उद्भव केंद्र है। हमें ये बताना है चिकन करी एक कला है जिसका उद्भव मीन्स कि वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, कहाँ होता है चिकन करी।
दिल्ली, बम्बई, गोवा या लखनऊ? तो चिकन करी नवाबों की शहर जिसे हम कहते हैं, लखनऊ में चिकन करी का उद्भव केंद्र है। चिकन करी क्या होता है, जो लड़कियां होंगी उनको पता होगा, क्योंकि चिकन करी एक कपड़ा भी आता है जिसपे धागे से बहुत ही ज्यादा कढ़ाई किया गया होता है, तो उसे हम चिकन करी कहते हैं। वो बहुत ज्यादा फेमस कहाँ का है, तो वो लखनऊ का बहुत ही ज्यादा फेमस कला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राहुल सांपों को बीन बजाकर नृत्य करा सकता है। यह कला उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। उन्हें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। वे किस समुदाय से संबंधित है? तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि कुछ समुदाय हैं, कुछ जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल सीटेट में। टांगपा जनजाति, भील समुदाय, राजस्थान का एक सपेरा समुदाय, आदिवासी समुदाय। तो ये क्या है, राजस्थान का एक सपेरा समुदाय है जो क्या करता है, बीन बजाकर और सांपों को उस पर नृत्य कराता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कालबेलिया कहते हैं। इनके अलावा और भी जनजातियों के बारे में आप जान लीजिए। जो ये चांगपा जनजाति होती है, ये क्या है, तिब्बत मूल के जनजाति हैं। तिब्बत मूल के हैं, और ये कहाँ रह रहे हैं आजकल, मीन्स कि कहाँ इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो लेह और लद्दाख, लद्दाख के जो क्षेत्र में, लद्दाख का एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है वो, चांगथांग, यही मैं लिख देती हूँ। लद्दाख में ये कहाँ एक जगह है, चांगथांग, यही ये चांगपा जनजाति रह रहे हैं आजकल, रहते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ये भील समुदाय है, भील समुदाय मध्य भारत में, मध्य भारत मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर कौन सी भील समुदाय पाई जाती है, ये भी एक जनजाति है। इसके अलावा इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भील समुदाय को किस नाम से जानते हैं, तो भील समुदाय को भारत का बहादुर धनुष पुरुष, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भारत का बहादुर धनुष पुरुष हम किस समुदाय के लोगों को कहते हैं, तो वो हम भील समुदाय के लोगों को कहते हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदाय कहाँ, तो आदिवासी समुदाय झारखंड में बहुत ज्यादा आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कालबेलिया कहाँ, मतलब कालबेलिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो राजस्थान का एक सपेरा समुदाय है उन्हें हम क्या कहते हैं, कालबेलिया के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं, सांपों को अपने बीन बजाकर नृत्य करवाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। हमें ये बताना है दूध में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसके अलावा दूध में और क्या मिलता है हमें ये बताना है। कैल्शियम, पोटेशियम और लौह। तो दूध में हमें आयरन नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें लॉ है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो जो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है और पोटेशियम मिलता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा लॉ मीन्स कि आयरन हमें किन चीजों में मिलता है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट सीरियल में पूछा गया है कि आयरन से संबंधित। तो आयरन हमें किन चीजों में मिलता है, आंवला में मिलता है, गुड़ में मिलता है और पालक में मिलता है। आयरन आंवला, गुड़ और पालक में पाया जाता है। इसके अलावा दूध में क्या क्या मिलता है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। अपने स्कोर्स आप जरूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।